नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तालिका में। आज हम पहुंच गए अपने लिए लिए संविधान पार्ट 7 पे। और अभी तक हमने संविधान के बारे में बेसिक चीज़ें जानी और कहाँ से हमने लिया ये जाना, हमारा गोल क्या है ये भी चीज़ें जानी और हमने उद्देश्य का भी देखी। आज हम जानेंगे एक्चुअल में संविधान के पार्ट्स में या चैप्टर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। जो हमारा पहला पार्ट है जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्य की यूनियन एंड स्टेट, उसके बारे में ये हमारे पार्ट 1 में आता है। और इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक चीज़ें दी हुई होती है। तो हम आर्टिकल वाइज नहीं, बस आप उसका कोड समझ लेना कि कैसे वो चीज़ें चलती हैं। तो संघ के बारे में एक आ गया कि संघ में कौन कौन शामिल है। संघ के बारे में बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में जो राज्य सरकार है। अभी हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट है। तो वो हमारे संघ का हिस्सा है। लेकिन जो टेरिटरी है, हमारे देश की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, वो बहुत बड़ा है। उसमें राज्य तो शामिल हैं ही, साथ में यूटी जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, ये भी शामिल। और साथ में कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे हमारा देश अगर अर्जित करता है, मान लो युद्ध में हम किसी को जीत लेते हैं या हम चंद्रमा पे कोई चीज़ बना लेते हैं, कहीं से भी हमें अर्जन मिलता है तो उसे भी हम शामिल करते हैं अपनी टेरिटरी में। और देश का नाम हम पहले भी देख चुके हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो ये हमारे देश का नाम है। दो नाम है हमारे देश के, इंडिया भी है और जिसे भारत भी हम कह सकते हैं। और हमारी संसद को अधिकार है कि नए राज्यों का प्रवेश। आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ या बिहार से झारखंड अलग हुआ, ये तो किसके द्वारा हुआ? संसद अपना कानून लाई और उसके थ्रू वो चीज़ें अलग हुई। तो ऐसे ही हमारे देश में जो नए राज्य हैं उनका गठन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो नए राज्य का गठन कर सकती है, किसी क्षेत्र को तोड़ सकती है। और दूसरा है, हम किसी नए राज्य को शामिल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में लगभग 1979 के आसपास सिक्किम सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था, जिसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो भारत के पास ही थी। उसका डिफेंस हम सब देखते थे। लेकिन सिक्किम अलग से जब देश हुआ था तो उसने बोला 1975 में कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। उसे चाइना से खतरा लगा तो वो भारत में शामिल होने के लिए आया। तो भारत ने अपने संविधान में संशोधन किया और सिक्किम को शामिल कर लिया। तो ऐसे हम किसी नए राज्य को शामिल कर सकते हैं और नए राज्यों की स्थापना भी हम कर सकते हैं किसी टापू पे। जैसे ही मान लो कोई ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी की वजह से मान लीजिए इंडियन ओशियन में कोई द्वीप बन गया हमारे अंडमान निकोबार के आसपास, तो उसे इंडिया घोषित कर सकता है कि वो हमारा राज्य है। या समुद्र में कोई हमारे पास टेरिटरी आई, उसको हम घोषित करते हैं। चंद्रमा पे अगर हम मान लो या मंगल मिशन भारत का जाता है, वहाँ पे भी हम नया राज्य अपना बना सकते हैं, तो उसको भी हम देश का एक क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ऐसे हम अलग अलग जगह पे घोषित कर सकते हैं। वही पार्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है नागरिकता कि भाई देश हमने बना लिया, देश का नाम हमें पता है, तो उसमें रहेंगे कौन? नागरिक रहेंगे। तो नागरिक की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, नागरिक क्या होता है? कोई भी इंडियन बेस पे नागरिक बन सकता है किसी भी देश का। जैसे जन्म के बेस पे किसी का बर्थ हुआ है हमारे देश में तो वो नागरिक बन सकता है। वंश के बेस पे उसके माता पिता जो हैं वो अगर भारत के नागरिक हैं तो बन सकते हैं। नाना नानी है, दादा दादी हैं, तो वो बन सकता है। पंजीकरण कोई रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो सकता है कि बन जाए। मान लीजिए कोई यूएसए का नागरिक है और वो चाहता है कि भैया मुझे इंडिया में ही रहना है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है हमारे देश में नागरिकता के। देसीकरण मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू। अगर जैसे हमने देखा सिक्किम, तो जिस दिन से सिक्किम भारत का एक पार्ट बना, अभिन्न हिस्सा बन गया, उस दिन से सिक्किम के जितने भी लोग थे वो देसीकरण मतलब वो नेशनलिज्म अपना लिया उन्होंने भारत का। तो वो भारत देश के क्या हो गए? नागरिक हो गए। और भूभाग का सम्मेलन, ये दोनों एक ही चीज़ है कि अगर हम किसी भूभाग को सम्मिलित करेंगे तो उस टाइम हमारे का क्या होगा। अब बात उठी कि भाई भारत में नागरिक कैसे डिसाइड होगा। हमारी संविधान सभा ने बहस की कि भाई कैसे चीज़ें चलेगी। तो सबसे पहले हमने रखा कि 26/11/1949 जब हमारा संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 को, तो हमने बोला जो जो अभी इस देश में रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक थे। जिनके पास डोमिसाइल है वो भी, जिनके पास नहीं भी नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत कम लोगों के पास पेपर होते थे, तो ये साबित करना बहुत मुश्किल था कि वो कितने साल से हो रहे हैं। तो उनके माता पिता के बेस पे या 5 साल से वो रह रहे हैं या अगर देश में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता थी। लेकिन दूसरा एक और चुनौती हमारे देश में क्या आई, जब पाकिस्तान इंडिया का डिवीज़न हुआ तो आपको पता है कि विभाजन के बाद सबको अलाउ किया गया था कि कोई पाकिस्तान जा सकता है और कोई इंडिया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया है, तो उन्हें बोला गया कि अगर 6 महीने आप रुकते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। और एक तीसरी एक कंडीशन क्या हुई, कुछ लोग भारत से पहले पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस भारत में आए, तो उनके लिए थोड़ा सा और टर्म बढ़ा दिया गया कि भाई ठीक है, आपको भी हम भारत का नागरिक बना देंगे लेकिन आपको इतने टाइम तक रहना पड़ेगा। और कुछ लोग क्या थे,
हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे या बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग देशों में बस गए थे, तो उनको भी बोला गया कि इंडियन ओरिजिन के अगर आप हो और आपके माता पिता या आपके वंश में कोई है जो इंडिया में रहा है, तो आप भी देश में आ सकते हो और मूल के आधार पर, वंश के आधार पर आप देश की नागरिकता ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी। और हमने पहले भी जाना कि भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, राज्य के नहीं। और एक बार में कोई इंडिया में प्रोविज़न ये एक ही राष्ट्र का नागरिक हो सकता है। मतलब अगर आपने भारत की राष्ट्रीयता ले रखी है और आप उसके बावजूद यूके या यूएसए किसी भी देश की नागरिकता लेते हो, तो आपकी भारत की राष्ट्रीयता स्वयं खत्म हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे देशों में क्या है, डबल सिटीजनशिप का, जैसे हमने यूएसए में देखा, आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हो और साथ में यूएसए के भी नागरिक हो। लेकिन भारत में एक ही नागरिकता चलती है, तो एक ही अलाउ है आपको। और हमारी संसद को अधिकार दिया गया कि भाई ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन समय समय पर जब तुम्हें उचित लगे, जैसा तुम्हें सही लगे, उस बेस पे आप नागरिकता दे सकते हो। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत पहली बार हमारी जो संसद है उसने कानून बनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई। भाई 12 साल होना चाहिए, उसे हमारी कोई एक लोकल भाषा आनी चाहिए, उसे देश का सम्मान करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई। और उसे एक बोलते हैं कि मेंटली ठीक बंदा होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब ना हो और वो नाबालिग ना हो। ये सारी चीज़ें हुई। अब दूसरी बात आती है कि हमारे देश में कैसे नागरिकता छूट सकती है। ये तो हमने देखा कि नागरिकता कैसे मिलेगी। अब नागरिकता कैसे छूट सकती है, तो उसके भी 3 तरीके हैं। एक तो है कि भाई आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो जिस दिन से आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो आपकी भारत की नागरिकता स्वयं खत्म हो जाएगी। लेकिन उनके जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं, वो जब 18 साल के बाद हो तो वो भारत की नागरिकता क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि किसी ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली और मियाँ बीवी थे, उन दोनों ने ले ली। अब उनका एक बच्चा है जो 16 साल का है, और मान लीजिए वो 2022 अभी चल रहा है, अभी 16 साल का, 2024 में 18 का हो गया। तो उस बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो दोबारा कह सकता है कि सर मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैं खुद ये स्वयं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं भारत का नागरिक रहना चाहता हूँ, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हमारे यहाँ एक तरीके से उस बच्चे के साथ वो गलत ना हो, इसलिए चीज़ रखी गई है। और तीसरा क्या है, स्वयं छोड़ना। आप खुद ही कह दो कि हमें नहीं चाहिए भारत की नागरिकता। एक तो है अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, किसी ने बोला हम नहीं रहना चाहते भारत में और हमें अच्छा नहीं लगता, तो वो भी अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। तो उसके पास भी अधिकार है, किसी को बाउंडेशन नहीं है। कोई अगर भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। युद्ध के समय, वार के टाइम आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना हो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो और आप बोलो भाई हम इंडिया के नागरिक ही नहीं है। क्यों? वो नागरिक क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि जब वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा तो इंडिया के कानून के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो वो सजा से भी बच जाएगा। लेकिन ऐसा प्रोविज़न युद्ध के टाइम या सरकार समझे कि भाई इमरजेंसी का टाइम है, तो उस टाइम किसी की नागरिकता को छोड़ने की, नागरिकता की अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, मना किया जा सकता है। और दूसरा क्या है, वंचित किया जा सकता है किसी को, कि किसी ने ऐसा अपराध कर दिया और उसे हम नागरिकता से बर्खास्त कर दें। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जन्म से जो भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता हम नहीं छोड़वा सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध किया। लेकिन और तरह की नागरिकता, जैसे वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, इसके आधार पर अगर आप करोगे तब आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। क्योंकि आपने अपराध कर दिया, मान ली इतना अपराध है कि बहुत बड़ा अपराध था, आप आतंकवादी निकले, आपको नागरिकता तो दी थी लेकिन आप 8-10 साल बाद ही कुछ गलत काम कर दिया, तो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। और अभी आपने देखा होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था, जिसमें सरकार ने, संसद ने ही कानून बनाया था। हमने देखा था कि संसद को अधिकार है, तो संसद ने कानून बनाया था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसमें जो माइनॉरिटी हैं, क्योंकि वो सारे क्या मुस्लिम जो जनसंख्या वो वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए माइनॉरिटी किसे कहना है, जो नॉन मुस्लिम जो लोग हैं उनको। और वहाँ से बहुत सारे लोग भाग के किस में आए, इंडिया में आए। तो उनके लिए सरकार ने क्या की, छूट दी कि भाई अगर आपका वहाँ पे शोषण हो रहा है और आप वहाँ माइनॉरिटी में, तो आप हमारे देश के अंदर आइए और आपको ये अधिकार है कि आप हमारे देश में। और उनके लिए छूट दे दी कि भाई अगर तुम 6 साल, मान ली वैसे नॉर्मल बोलते कि 12 साल तुम्हें रहना पड़ेगा देश में तब तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते, लेकिन उनको बोला नहीं 6 साल तुम्हें करने पड़ेंगे, तो उसके बेस पे वो रजिस्ट्रेशन दिया। तो ये ऐसे किया जा सकता है और एक्सेप्शन कुछ रखी जा सकती हैं, सरकार को लगता है कि जब उनको ज़रूरत है तो ऐसा सरकार कर सकती है। लेकिन
सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और इस 2019 में बहुत सारी एक्सेप्शन भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है वहाँ पे अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे कल्चर को खतरा है। अगर ये बाहर के लोग ज़्यादा हो गए तो हम तो माइनॉरिटी में चले जाएंगे, तो हमारे इलेक्शन के थ्रू जो लोग चुने जाएंगे वो तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जनजातियाँ हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ के लिए मना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।